देखिए पिछले क्लास में हम लोग, चलो बाबू ध्यान दो, हल्ला मत करना। पिछले क्लास में हम लोग PCl3 बनाने का नियम देखे थे, PCl3 का इंट्रोडक्शन देखे थे, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिलेटेड हम लोग बातचीत स्टडी कर रहे हैं। तो पीछे वाला वीडियो में भी आपको मिल जाएगा कि PCl3 बनाने का नियम, PCl3 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब कहा जाता है कि आपके पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3, यानी कि PCl3 का भौतिक तथा रासायनिक। सबसे पहली बात कि PCl3 जो होते हैं, इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेल, यानी कि यह रंगहीन खराब गंधयुक्त होता है। यानी कि PCl3 आपके पास ऐसा पदार्थ होता है जिसमें खराब गंध होते हैं, और ये कहा जाता है रंगहीन होते हैं, इसके पास कोई रंग नहीं होता है। फिर कहा जाता है कि अगर आपको PCl3 को बॉयल करना है, इसको उबालना है, आपको अगर कहीं लेबोरेटरी में ले जाया जाए और बोले कि भैया ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, और इस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को आप बॉयल कीजिए, कितना डिग्री सेल्सियस पे या कितना केल्विन पे ये बॉयल होगा, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 347 केल्विन पे ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। और इसको यदि आप PCl3 को आप जमाना चाहते हैं बर्फ की तरह सॉलिड के फॉर्म में, तो ये 161 केल्विन पे, यानी कि माइनस कर सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे, तब ये बेचारा क्या होगा, जा करके वहाँ पे अति होगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ दिए हुए हैं जो कि नॉर्मल आपका रिएक्शन है, कुछ भारी रिएक्शन है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन है। देखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है आपके पास कि PCl3 प्लस H2O और ऐसे एरो का साइन H3PO3 प्लस 3HCl। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को जल में डालते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण करता है। देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत बार, मतलब गजबे केमिस्ट्री में अलग अलग लैंग्वेज में बहुत क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब यही चीज को कह देगा कि जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को जल अपघटित करते हैं तो क्या बनता है। अब कहिएगा कि रिएक्शन में तो जल अपघटित मिला ही नहीं, लेकिन जल अपघटित मतलब जल के साथ अभिक्रिया, जल में इसको हम डाल रहे हैं। तो बताइए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 है, 1 2 3। H2O की बात करते हैं तो 6 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। पहले किसी भी रिएक्शन का रूल है समझने का, उसको तोड़ दो, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है उसको तोड़ दो, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक कंपाउंड का निर्माण किया गया H3PO3। देखिए H3PO3 ये आपस में मिल करके बना दिए H3PO3, जिसको हम फास्फोरस एसिड कहते हैं, ठीक है। अब ये फास्फोरस एसिड जो आपके पास है, इसको हम डाइबेसिक्स के रूप में भी जानते हैं। जैसे H3PO4 रहता तो उसको हम ट्राइबेसिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर H3PO3 है, इसको हम फास्फोरस एसिड के जगह पे डाइबेसिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। द्विक्षारीय जिसको कहा जाता है। अब देखा जाए कुछ रिमेनिंग पार्ट इसका बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि 3 क्लोरीन बचा हुआ है और 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। अब 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन मिल करके ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर देगा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं अगला रिएक्शन। देखिए PCl3 प्लस क्लोरीन PCl5। बहुत बार क्वेश्चन आपको अगर दे दे कि PCl5 बनाने का नियम, तो बहुत आसान तरीका से है कि जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो PCl5 का निर्माण हो जाता है। अब इसी को ऐसे करके कह देता है कभी कभी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को क्लोरीनीकरण करने पर क्या प्राप्त होते हैं, क्लोरीनीकरण करने पर क्या प्राप्त होते हैं। तो क्लोरीनीकरण जो शब्द है ये सब आपका किताबी भाषा है, ठीक ना। तो क्लोरीन जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में आ जाता है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रोमिनेशन, ये सभी चीज़ आ जाते हैं उसमें। अब देखा जाए तो PCl3 को क्लोरीनेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लोरीनीकरण करते हैं, यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं,
तो ये वाला बंदा डायरेक्ट इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और ये बना देता है PCl5, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, यानी ऑक्सीकरण बोला जाता है। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे दे कि भैया बताइए आप हमको कि जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को ऑक्सीकरण करने पर कौन से कंपाउंड का निर्माण होता है। फिर आपको कह दे कि जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को ऑक्सीकृत करते हैं तो कौन सा पदार्थ का निर्माण करता है। समझ गए? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर PCl3 पहले लिख लेना, फिर बोल रहा है ऑक्सीकृत करने पर, यानी ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीडेशन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन शब्द आ जाए उसका मतलब बस एक ही चीज समझना है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। 2P के रूप में आपके पास है तो यहाँ पे लिख लो P112, क्लोरीन 3 दूनी 6, 2 3 4 5 6, ये टूट चुका है। अब ऑक्सीजन आपके पास 2 है, ये टोटल के टोटल डायरेक्ट मिल गया इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए बना दिया 2POCl3, 2POCl3, यानी फास्फोरस की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या 2। इसको हम लोग बोल देंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन सबका वही आता है, बस आपका केमिस्ट्री टेस्ट लेता है कि आपका दिमाग किस प्रकार से सोच रहा है, ठीक ना। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि दिमाग मिलना चाहिए। जब तक केमिस्ट्री में दिमाग नहीं मिलेगा तब तक आप सही आंसर नहीं चुनिएगा। अब देखा जाए ये VBI क्वेश्चन है, कहीं आपको क्वेश्चन बैंक में शायद दिखाई दे दे, चाहे इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाले पे, चाहे तो हिंदी मीडियम वाले पे। ये कहीं से हम क्वेश्चन उठा करके लिखे थे आपका कॉपी में। CH3COOH कहता है कि जब एसिटिक एसिड को CH3COOH कहने का मतलब एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड सिरका में पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? सिरका में। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज जो बोलते हैं जरा सा ध्यान दे करके सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर होता है। बहुत बार आपको दिखाई देगा लिखा हुआ होगा कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसका सूत्र क्या होते हैं। तो आपको लिखना होगा CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है जो कि सिरका में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जब एसिटिक एसिड को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या चीज की प्राप्ति होती है? तो आपके पास एसिटल क्लोराइड। बहुत सारा बच्चा फार्मूला बना देता है, नाम इसका नहीं याद कर पाता है। तो देखिए एक कार्बन 2 कार्बन को क्या बोल दिए? एसिटल। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे एसिड लगाए हैं, और Cl को क्या लगा दिए? क्लोराइड। अब देखा जाए CH3 आपके पास दिए हुए हैं, यहाँ पे जरा सा इसको लेंदी हो जाएगा, फिर भी देख लो, इसका यहाँ पे समझ लो। यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, पहले तोड़ेंगे, लंबा सा बनेगा ये। कार्बन यहाँ पे 3, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 9, 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए कार्बन फिर कितना टूटेगा? ये 3, यानी फिर कार्बन ये टूट गया 3। ऑक्सीजन 3 और 3 कितना टूट रहे हैं? 6, यानी एक ऑक्सीजन 3, फिर ऑक्सीजन 3, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भी है, एकदम अलग अलग तोड़ दिए। देखना अब कह रहा है कि इसको हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? PCl3 के साथ, यानी कि PCl के साथ। अब यहाँ पे जितने भी एटम आपको नजर आ रहे हैं सब ब्रेक डाउन हो चुका है, टूट चुका है। टूटने के बाद यहाँ पे अब कंपाउंड बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और COCOL मिल करके एक कंपाउंड का निर्माण कर दिया, यानी कि 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन, ये टोटल आपका कितना हाइड्रोजन? 9 हाइड्रोजन। और उसके बाद कार्बन फिर कितना है? 3,
और एक ऑक्सीजन नहीं बल्कि कितना यहाँ पे है 3 ऑक्सीजन ये मिल चुका है। उसके बाद कितना क्लोरीन, 1 क्लोरीन, यानी कि 1 क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके 3 क्लोरीन, हाँ आगे 3 लगा हुआ ना, ये 3 क्लोरीन इसके साथ कंबाइंड हो गया। ये सब कंबाइंड होकर के क्या बना दिया आपका 3CH3COCl प्लस। अब क्या बच जाते हैं आपका 3 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के क्या बना दिए H3PO3। देखिए रिएक्शन समझ में आया? प्रज्ञा तुम माथा धैले हो सिर पे, नहीं समझ में आ रहा है? अब देखते हैं आगे। तो ये सब क्या है ना कि नहीं समझ में आ रहा है तो तोड़ करके आप समझ सकते हो रिएक्शन को। और इतना बहुत सारा तेज बच्चा होता है यहीं से समझ जाता है, अपना बैलेंस कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर भी देखिए हम लोग का लूर लक्षण क्या चीज़ है, एकदम बेसिक से पढ़ने का वही पकड़ा चुका है। ये बढ़िया बात है, टाइम लगेगा लेकिन हम लोग सब दिन के लिए सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहता है कि सोडियम को PCl3 के साथ, आप जानते हैं कि सोडियम बहुत ज़्यादा ही अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम होते हैं, उसके बाद कौन होता है सोडियम। यानी कि सोडियम एक ऐसा आपके पास पदार्थ है जो कह सकते हैं कि ये रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। हवा में जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं तो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको हम किरासन तेल में रखते हैं। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, किरासन तेल में। अब देखिए इससे ज़्यादा भी क्रियाशील होता है कौन, पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा भी क्रियाशील होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम को हम लोग पेट्रोल में रखते हैं। ज़्यादा भी क्रियाशील होने के कारण क्या चीज़ में रखते हैं, पेट्रोल में रखते हैं। अब किरासन तेल में किसको रखा जाता है, सोडियम को। अगर आपसे पूछे कि सोडियम को किस वस्तु में या किस पदार्थ में रखा जाता है तो क्या आंसर बताइएगा, किरासन तेल। अगर कह दे कि आपके पास पोटेशियम को किस पदार्थ या केमिकल में रखा जाता है तो क्या बताइएगा, पेट्रोल। कोई दिक्कत? अब ध्यान, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 नाइट्रोजन है और PCl3 है। ये बंदा बना देगा आपका क्या चीज, 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा 3NaCl। 3 सोडियम यहाँ पर बच जाएंगे, 1 फास्फोरस बच जाएगा, तो 3 सोडियम यानी Na3P बना देगा सोडियम फॉस्फाइड। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फास्फोरस हाइलाइड का एक नया कंपाउंड आपके पास आया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जिस प्रकार से हमारे पास फास्फोरस हाइलाइड का एक कंपाउंड बना था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसी प्रकार से यहाँ पर एक नया कंपाउंड आया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। उसी तरीका से इसमें भी रिएक्शन होंगे, बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। सबसे पहला चीज इसमें कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने का नियम क्या होता है, तो बहुत आसान सा चीज है कि अगर हमारे पास व्हाइट फास्फोरस दिया हुआ हो और उसको क्लोरीन से भी क्रिया करवा देते हैं तो आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब व्हाइट फास्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। समझ गया? देखिए व्हाइट फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, P4। क्लोरीन को हम लोग मॉलिक्यूल के रूप में लिखते हैं Cl2। यहाँ पर जो आगे में 10 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं 10 मोल। क्या कहते हैं, मोल। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के आगे में डिजिट लगा हुआ रहता है, उस डिजिट को हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि फास्फोरस P4 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कितना मोल में ये है, 1 मोल में। और क्लोरीन कितना मोल में, 10 मोल में। अब बताइए कि जब ये आपस में अभिक्रिया करता है इसके साथ तो ये बना देता है आपका क्या चीज, 4PCl5, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कितना मोल में प्राप्त होते हैं, 4 मोल में
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है, जिसमें 4 फास्फोरस और 5 क्लोरीन हो जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए सेकंड मेथड आपके पास बहुत आसान है। जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो डायरेक्ट PCl5 बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा मेथड। कहा जाता है, यहाँ पर इसको कहीं पे नोट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना, कि सल्फ्यूराइल क्लोराइड का सूत्र क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। समझ गए कि सल्फ्यूराइल क्लोराइड का सूत्र क्या होते हैं? SO2Cl2। कहीं पे नोट में लिख लेना, ये जैसा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे लिखवाएं, देखिएगा, जब व्हाइट फास्फोरस को सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फास्फोरस और इसमें से जो क्लोरीन होते हैं आपस में रिएक्शन करके ये बना देता है क्या चीज, PCl5, और जो यहाँ पर SO2 बचता है ये बना देता है 10SO2। कोई दिक्कत? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलेंगे और SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे। अब आता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो PCl5 में आपको पता है कि सेंट्रल मेटल एटम 1 फास्फोरस होता है और साइड एटम 5 क्लोरीन होते हैं। यानी कि एक सेंट्रल एटम से 5 क्लोरीन है जो एडजस्ट किए हुए रहता है। जैसे समझिएगा, बीच में यहाँ पर फास्फोरस है, यहाँ पर 1 क्लोरीन, यहाँ पर 1 क्लोरीन, ऊपर में 1 क्लोरीन, नीचे में 1 क्लोरीन, इधर 1 क्लोरीन। समझ गए? यानी कि इधर और इधर जो आपके पास बने हैं इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये इक्वेटोरियल एक्सिस होता है। समझ गए? जो इस प्रकार से जाता है, और जो ऐसे ऊपर और नीचे जो रहता है उसको हम एक्सियल एक्सिस कहते हैं। तो ये एक्सियल एक्सिस ये होते हैं और ये इक्वेटोरियल एक्सिस होता है। यानी कि 5 क्लोरीन फास्फोरस से इक्वेटोरियल और एक्सियल से जुड़े रहते हैं। यानी कि फास्फोरस और क्लोरीन के बीच ये जो बॉन्ड लेंथ है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कहलाता है, और इसका लंबाई जो होता है 202 पिकोमीटर होते हैं। फिर कहा जाता है कि यहाँ पर फास्फोरस और क्लोरीन सीधा जो बनता है बॉन्ड इस तरीका से, ये एक्सियल कहा जाता है कि फास्फोरस और क्लोरीन होते हैं। तो एक्सियल फास्फोरस क्लोरीन की जो लंबाई होती है ये 240 पिकोमीटर होता है। अब देखिए, अगर आपसे कह दे कि PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, तो PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है, न कि साइड एटम का। साइड एटम के मदद से किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं। तो साइड एटम की संख्या 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5, जो कि बॉन्ड लेंथ इसका यानी कि बॉन्ड बन रहे हैं 5, तो 5 बॉन्ड रहने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बॉन्ड इस पे कितना हो गए 5। तो 5 रहने के कारण 5 बॉन्ड। कोई दिक्कत? अब आते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रॉपर्टीज पे। क्या इसका प्रॉपर्टीज होते हैं? कहता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये किस रंग का होता है? पेल येलो, यानी हल्का पीला रंग का। हल्का पीला रंग का ये ठोस होता है, यानी सॉलिड होते हैं। इट हैज पंजेंट स्मेल, इसमें खराब गंध युक्त होता है। इट इज एग्जिस्ट इन आयनिक सॉलिड, ये किस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयनिक सॉलिड के फॉर्म में। अब कहता है कि जैसे PCl4 का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। यानी आपसे क्वेश्चन कभी देता है कि PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल।
बहुत सारा बच्चा सोचता है कि भैया मास्टरवा तो PCl3 पढ़ाया है, PCl5 पढ़ाया है, PCl6 तो पढ़ेबे नहीं किया है, तो इसका स्ट्रक्चर कहाँ से हम बताएंगे, लाओ इसको नहीं बनाते हैं। लेकिन याद कर लेना कि PCl6 का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 4 है तो टेट्राहेड्रल और 6 रहे तो ऑक्टाहेड्रल। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर आपके पास PCl5 को क्या चीज में डाला गया, जल में, तो उसी प्रकार से जैसे PCl3 में बताए थे टूट जाता है और टूट करके बना दिया H3PO4, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये टूट जाता है PCl Cl 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 5 गो Cl Cl, जिसमें 3 गो ऐसे PCl3 बना देता है और ये Zn के साथ चलाता है ZnCl2, तो ये ZnCl2 और PCl3 बना दिए। PCl5 को SO4 के साथ यानी सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बना देता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड के रूप में ये बना देते हैं। थायोनाइल क्लोराइड का सूत्र बहुत बार पूछा है, जरा से इसको दिमाग में रखिएगा। थायोनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2 होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहां से आता है, कहता है ये VBI चीज है, कहता है कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को या PCl5 को रिडक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यानी कि जहां पे रिडक्शन की बात आती है अवकरण की बात होता है, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या चीज का, ऑक्सीकरण की बात होती है। तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो बताइए यहाँ पर P5 गो क्लोरीन है प्लस 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन के साथ चल जाएगा, क्या बना दिया 2HCl। अब प्लस ये बच गया भैया आपका PCl3, यानी PCl3 अब प्लस 2HCl बना दिया। यानी कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें PCl3 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।